This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्र पौर्णिमा हनुमान् जयन्ती इति लोके अद्य मन्दवासरोऽपि अस्ति, तस्मात् अयं सुयोगः इति। दिनांक 16 है ना, 16 एप्रिल 2022 दशरत्न समुच्चय विदधि चिकित्सितम् अष्टादशोऽध्याय। शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ विद्रध्यादि चिकित्सितम् अन्यैरध्युष्तोष्ण शुष्कपरुषैरन्यैरसृग्दूषणैः वक्रैर्वा शयनादिभिस्तनुभृताम् अन्तर्बहिर्वोत्थितः मेधस्त्वक्पलकण्डरास्थिरुधिरं गाढं प्रदूष्य कृतो वृत्तस्याद् अथवा यतो रुजश्रोतस्त्वसौ विद्रधिः। तो असौ विद्रधि, उसको विद्रधि इस प्रकार के कहते हैं। कौन किसको? तो शोथा, और वो कैसा है? अधिक रुजः आयतः अथवा वृत्तः स्यात्, वर्तुलाकार हो या आयत इस प्रकार का हो, और अधिक रुजा जिसमें हो इस प्रकार का जो शोथ, उसको विद्रधि कहते हैं। और वो कैसे निर्माण होता है? मेदस्त्वक्पलकण्डरास्थि रुधिरम गाढ़म प्रदूष्य कृतः। मेद, त्वक, मांस, कंडरा, अस्थि, रक्त, इनको काफी मात्रा में दुष्ट करके जो निर्माण होता है वो शोथ विद्रधि कहलाता है। उसके कारण पहले दो चरणों में है। अन्यैरुद्धिश्रुतोष्ण शुष्क पुरुषैर अन्यैरसृग्दूषणैः। तो अध्यशन ये अध्युषित यानी पर्युषित एक्चुअली, उष्ण, शुष्क, परुष और दूसरे भी इस प्रकार के रक्त बिगड़ने वाले कारण वक्रैर्वा शयनादि भी, और शयन वगैरह जो है वो वक्र स्थिति में करना, जो प्राकृत नॉर्मल स्थिति है उसमें नहीं करना। तनुभृताम अंतर्बहिर्वा उत्थिता, तो इससे अंतर या बाह्य इस प्रकार का निर्माण होने वाला जो शोथ है, मेधस्त्वक्पलकण्डरा स्थिरुधिरम गाढ़ं प्रदूष्य कृतः, वो विद्रधि कहलाता है। तो वक्रैर्वा शयनादि भी ये अलग यहाँ पे उदाहरण आया है या कारण आया है, और इसके बारे में कहीं ज्यादा बहस इस प्रकार की नहीं है कि प्राकृत स्थिति
शयन आसन वगैरह की क्या होनी है और उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो किस प्रकार से क्या-क्या तकलीफ हो सकती है इसके बारे में। नानल सर ने एक अजीब केस बताई थी, बापू नानल सर ने। वन्या था और काफ़ी जगह उपचार कर चुके थे, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे काम कर रही थी वो गर्दन जो है एक ही तरफ मुड़ी इस प्रकार की थी और स्तंभ वहाँ पे था। तो उन्होंने पूछा कि तुम किस दफ्तर में काम करती हो? तो लकीना पैटर्न नया आया था उस समय में और इसमें जो अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट ऐसा मैनेजर जो भी हो, उसका टेबल और उसकी कुर्सी और उसके सामने बिल्कुल रोज में ये सब क्लास वगैरह बैठते थे इस प्रकार से। तो उसकी निगरानी में सब होता था तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, फालतू बड़बड़ करे या मोबाइल पे बात करे वगैरह वगैरह, और पूरा कंसंट्रेशन उसी की तरफ होता था। तो ये एक ही जगह बैठती थी और फिर गर्दन उस तरफ झुकाते बैठती थी और उसी अवस्था में पूरे दिन काम करती थी। तो फिर उन्होंने नानन सर ने सलाह दी कि आप चेंज करो, बाएं में है तो दाएं में जाओ, दाएं में है तो बाएं में जाओ इस प्रकार से। और ये बाकी लोगों की भी ये शिकायत थी। तो ये जगह चेंज करने पर उसकी गर्दन काफी ठीक होगी, उसने स्वेदन वगैरह तो किया, लेकिन मूल कारण वक्रैर्वा इस प्रकार का जो बताया गया है यहाँ पे शयनादि भी। मैंने एक अजीब उदाहरण बम्बई में सुना था, कोई गुजराती आदमी था, वो केवल प्राकृत स्थिति में सोना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, यही सिखाता था और उसकी काफी बड़ी फीस लेता था और उसका कहना था कि ये केवल इसी से रोग होते हैं। ये तो मूर्खता है, लेकिन हजारों लोग बहुत सारा पैसा देकर उसमें आते थे उसके लिए। मैं अब मुझे अभी याद नहीं है, नाम याद नहीं है उसका, लेकिन मैंने ये सुना था। तो ये बात सही है कि इस प्रकार की वक्र स्थिति होना ये एक विद्रधि का कारण है। मैं जिनके पास योग पढ़ता था वो उनका एक कहना था कि संधिवात के मरीज को पाय भिगोकर चलने के लिए कहते थे जमीन पर। तो गीले पाय से जब चलते हैं, पाँव से चलते हैं, तो उसके इम्प्रेशन इसमें आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। फिर इसकी फोटो खींची जाती है और पूरे पाँव का जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो अगर नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है इस प्रकार से, तो समझ लेना है कि इसका चलना प्राकृत नहीं है। और फिर ये संधि से जुड़ा नहीं है, ये मांस सिरा कंडरा इससे जुड़ा है। और फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो आएगा मरीज हमारे पास संधिवात के लिए, लेकिन वास्तव में संधिगत बात नहीं है, ये मांस सिरा कंडरा में बात है। और फिर उसको उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और जहाँ ज्यादा जोर हो रहा है वहां का जोर कम करना है, और जहाँ जोर बिल्कुल नहीं है उसमें जोर लगाना है। मीडियल लैटरल इस प्रकार का भी उसमें फर्क होता है। तो ये भी एक अजीब तरीका है। लेकिन ये अच्छा मॉडल है, ऑब्जेक्टिव मॉडल है, और सुधार हुआ है नहीं हुआ है हम क्लिनिकली भी देख सकते हैं और इस इम्प्रेशन के द्वारा भी देख सकते हैं। और बिल्कुल खर्चा नहीं है इसमें ये करने के लिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वक्रैर्वा शयनादि भी ये ज्यादा कहीं हेतु के रूप में नहीं आता है। तो प्राकृतिक स्थिति क्या है ये अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। राजीव सारंगपाणी करके पुणे में वास्तव में ऑन्को सर्जन है, लेकिन उन्होंने ऑन्को सर्जरी तो कब की छोड़ी है। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में उनका बहुत नाम है। और छोटी छोटी पोजीशंस बताते हैं ऐसा करना है वगैरह इस प्रकार से।
और उसी पे इलाज करते हैं, उसी से इलाज करते हैं। और ये दिन में बार-बार करनी पड़ती है, दिन में 15-20 बार गीत करो, ऐसा उनका कहना था। 1-1, 2-2 मिनट के होते हैं। काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। हमारी एक छात्र उनकी असिस्टेंट थी, दुर्दैव से उसका निधन हो गया। लेकिन उसने आयुर्वेद प्रैक्टिस छोड़ ही दी। पहले वो अच्छी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थी। जब से ये असिस्टेंट बन गई, तो उसने यही प्रैक्टिस शुरू कर दी इस प्रकार से। तो प्राकृतिक स्थिति क्या है, ये देखना ज़रूरी है। और जब हम खड़े रहते हैं, तो 2 पाँव के बीच 1 फुट, सवा फुट इतना अंतर रखना है और थोड़ा आगे झुककर खड़े रहना है, ऐसा उनका कहना था। तो ये शायद गुरुत्व मुद्रा की बात होगी कि थोड़ा आगे झुककर खड़े रहेंगे, तो तकलीफ नहीं होती है। आप ज़्यादा देर तक इस प्रकार से खड़े रह सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इसके बारे में कभी कहीं सिखाया नहीं जाता। और फिर उसके विपरीत अगर हम कुछ करेंगे, अलग कुछ करेंगे, तो उससे पीड़ा होगी, नुकसान होगा। और ये जो विहारात्मक हेतु है, वो हमारे पकड़ में नहीं आते अभी। हम पूरी लाइफ़स्टाइल पूछ लेते हैं, तो उसमें खाना-पीना, सोना वगैरह ये सब पूछ लेते हैं। लेकिन विहार किस प्रकार से होता है, या शारीरिक क्रियाएँ किस प्रकार की होती है, इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं किया जाता। और उसमें प्राकृतिक क्या है और वैकारिक क्या है, ये देखना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। और अगर वैकारिक इस प्रकार के हैं, तो उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो अभी आसन के बारे में काफ़ी बताया जाता है, और वो आसन स्थिति अच्छी बने, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन काफ़ी समय उसमें लगता है आसन स्थिति को प्राप्त करने के लिए, और स्थिर सुखमासनम ये अवस्था प्राप्त होने के लिए तो काफ़ी समय निकल जाता है। तो बीच में अयंगार गुरुजी का जो था, वो आसनों पर बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र करते थे और ज़बरदस्ती करवाते थे। अगर बेंड नहीं हो रहा है, तो भी बहुत ज़बरदस्ती करके करवाते थे। और उसी थीम का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व भर में उन्होंने किया है। बाद में वो बोलने लगे कि नहीं, ये मेरी बड़ी गलती थी। ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। धीरे-धीरे आसन की स्थिति प्राप्त हो। लेकिन जब तक आसन की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक आगे प्राणायाम का कोई ज़िक्र नहीं रहता था। पतंजलि यानी कि रामदेव बाबा ने छलांग मारी, और स्थिर सुखम आसनम, किसी भी आसन में स्थिर बैठे रहो, फिर प्राणायाम शुरू करो। और दोनों में से किसी ने भी यम नियम उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। यम नियम तो पहले होने चाहिए। तो उसके बारे में कुछ लोगों में प्रचलन नहीं है बिल्कुल इस प्रकार से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह जो बताई गई है बातें, उनसे योग का आरंभ होना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ नहीं है। और फिर केवल आसनों पर अटके रहेंगे, तो भी आगे नहीं जा पाएँगे। और सीधा प्राणायाम शुरू करेंगे और वो भी ठीक तरीके से नहीं करेंगे, तो भी मुसीबत है। और फिर कपालभाति भस्त्रिका को लोग प्राणायाम समझते हैं, वो तो प्राणायाम नहीं है कपालभाति भस्त्रिका। तस्मिन् सति श्वास-प्रश्वास और गतिविच्छेदः प्राणायामः, ऐसे प्राणायाम की व्याख्या है। तो सांस पूरी रुकनी चाहिए। श्वास-प्रश्वास से गति विच्छेद होना चाहिए, तभी उसको प्राणायाम कहेंगे। और ये अंतः कुंभक या बहिर्कुंभक में कर सकते हैं, होता है। तो इसमें देखना है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो नहीं, खालचं काढ जरासं. तो जिम्ह चेष्टित, ये आता है शब्द हमारे संहिता ग्रंथ में, यहाँ वक्र चेष्टित इस प्रकार से बताया गया है। तो एक अलग विषय है, अलग कारण है,
जिसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र होती नहीं है। नानलसर का उदाहरण अच्छा है क्योंकि वो दिखाई देता है और आसानी से समझ में आता है। लेकिन बाकी इस प्रकार के उदाहरण ढूँढने पड़ेंगे और इस प्रकार के अगर है तो फिर उसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होगा। तो शयनाद भी तनुभृताम अंतर्बहिर्वोत्थितः, तो अंतर या बहिः इस प्रकार का जो निर्माण होने वाला शोथ है, तो आभ्यंतर विदरति ज़्यादा पीड़ादायक है। मेदस्त्वक्पलकंडर स्थिरुधिरम, तो इतने सारे दूष्य इसमें बिगड़ सकते हैं और खास करके अस्थि विदृधि ये ज्यादा तकलीफ वाला इस प्रकार का है। मेरे पास एक केस थी उरू में, अस्थि विदृधि इस प्रकार का था फीमर बोन में, और 3 बार ऑपरेशन कर चुके थे स्क्रैपिंग करके लेकिन फायदा नहीं हुआ था और बार बार वो बिगड़ता, पस इन्फेक्शन हो जाता, पस निकल आता, दर्द होता था, बुखार आता था, तो एक साइनस बन गया था उस अस्थि से त्वक की तरफ इस प्रकार से। तो मैंने मामा जोशी से सलाह मांगी और उन्होंने बड़ी अजीब सलाह दे दी। वो उन्होंने कहा कि उसमें तुत्थ डालो जख्म में इस प्रकार से। तो उनको अनुभव था इस प्रकार के मरीज का, अस्थि विदृधि ऐसे करके। तो मैंने अशुद्ध तुत्थ, वो भी शुद्ध तुत्थ वगैरह ऐसा नहीं, अशुद्ध तुत्थ ही डालना इस प्रकार से। तो डालने से अंदर से स्राव बढ़ गया, बहुत सारा स्राव निकलने लगा और फिर छोटे छोटे अस्थि के टुकड़े बाहर आए, सिक्वेस्ट्रम जिसको कहते हैं इस प्रकार से। और जैसे वो सब बाहर निकल आया वैसे जख्म भरने लगा और फिर अंदर से पूरी तरह के जख्म भर गई और पेशेंट ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के विदृधि में, अस्थि विदृधि में खास करके, अभी अस्थि विदृधि कैंसर में भी देखा ही जाता है, मेटास्टेसिस, बोन मेटास्टेसिस होता है। तो इस प्रकार के कुछ मरीज दिखते हैं और ये कैंसर होने के कारण काफी डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। सभी ट्रीट होंगे नहीं होंगे अलग बात है। और ऑस्टियोसार्कोमा ये जो है ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मेरे पास एक छोटी लड़की थी 17-18 बरस की और उसमें ये टिबिया में अस्थि विदृधि हुआ था, इस प्रकार का ऑस्टियोसार्कोमा था और वो 10-11 इंच इतनी बड़ी जख्म हुई थी और फिर उसमें आगे मैगेट्स हुए, वो बहुत ही बेकार कंडीशन थी उसकी। तो ये अस्थि विदृधि के जरिए सोचकर हम कर सकते हैं कुछ उसके बारे में। और बाकी विदृधि जो है मांसशिरा कंडरा वगैरह इसमें होने वाला वो ठीक है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें अगर डायबिटिक है पेशेंट, डायबिटिक गैंग्रीन जैसा कुछ है, तो ये और भी मुसीबत वाली बात इस प्रकार की होती है। इसमें प्रमेय पीड़िका में भी विदृधि नाम की एक पीड़िका बताई गई है। तो ये भी एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का है और हमारे पास अभी ज्यादा मरीज आते नहीं है, लेकिन लिवर एब्सेस के मरीज हो सकते हैं, किडनी एब्सेस के मरीज हो सकते हैं। तो ऐसे एक लिवर एब्सेस की केस थी। 4 महीने एंटीबायोटिक्स चल रही थी और खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं था। एलोपैथी के हिसाब से सभी खाओ इस प्रकार का था। तो मेरे पास आई तो फिर परहेज के बारे में बताया और पेयाविलिपि वगैरह संसर्जन क्रम किया और उसमें ऐसा है कि अंतर्भिन्न बहिर्भिन्न ये 2 प्रकार है इस प्रकार के यकृत वगैरह के विदृधि के बारे में। बहिर्भिन्न फिर भी साध्य है, अंतर्भिन्न हो जाते हैं तो ऊर्ध्व प्रवृत्त होते तो असाध्य है, अधो प्रवृत्त होते हैं तो साध्य है। तो इसमें से पस निकलने लगता है आंतों से अगर अंतर्भिन्न हो गया। उस सौभाग्य से वो अंतर्भिन्न था। ये तो दुख की बात है, बहिर्भिन्न ज्यादा अच्छा है।
लेकिन अंतर्भिन्न होकर मार्ग से प्रवृत्त हुआ और ठीक हो गया आगे। लेकिन ये बहुत ही रेयर उदाहरण है इस प्रकार से। और उसमें मधुशी गुरु का प्रयोग बताया गया है कि मैं इन मरीजों को केवल मधुशिगुरु यूष या फिर मुद्गौर शिगुरु यूष इस प्रकार के रखता हूँ। कई बार एक्यूट एब्डोमेन के मरीज आते हैं और इसमें संदेह होता है अपेंडिसाइटिस है, कृमि है, दोनों है इस प्रकार से। कई ऐसा हुआ है कि अपेंडिसाइटिस करके ओपन किया, सोनोग्राफी में इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इस प्रकार का दिख रहा था। ओपन करने पर पता चला कि वहाँ एक पुंज है कृमियों का और उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है, इसलिए ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स दिखाई दिया था। वो पुंज निकाल दिया तो फिर मरीज ठीक हो गया इस प्रकार से। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में बुखार होना, सर्दी होना ये कॉमनली है और यही सभी लक्षण हाँ बस ठीक है, कृमि में भी हो सकते हैं। तो कृमि में भी शिगुरु का प्रयोग अच्छा रहता है और विदर्दी में भी प्रयोग अच्छा रहता है। तो जहाँ जजमेंट पाना मुश्किल होता है वहां पे सिर्फ शिगुरुयुष क्या या मुद्गा शिगुरुयुष इस पे मरीज रखते हैं। और एक वैद्यनाथ की विदर्दी हरवटी करके आती थी, अभी भी शायद आती होगी, तो उसका प्रयोग करते थे। और फिर नहीं तो त्रिफला, वंग वगैरह इस प्रकार का रक्तपाचक, अस्थि व्रण और दोनों एक ही लिखे, अस्थि में व्रण होना एक सामान्य होगा जो ऑस्टियोसार्कोमा भी हो सकता है, ये फ्रैक्चर होते हैं और आघात के जरिए उसमें भी अस्थि व्रण हो सकता है। और ये विदृधि हो सकता है, एब्सेस हुआ अस्थि में और उससे भी अस्थि व्रण हुआ, ये भी बात हो सकती है। और कैंसर बढ़ सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो कैंसर इस प्रकार का है। तो इस ऐसी हालत में विदृधि मच्छरोत्थम अस्त्र विस्रावा ये अग्र संग्रह है। तो रक्तमोक्षण एक अहम चिकित्सा है। कोलटकर सर ने भी जलौकावचरण करके अपेंडिसाइटिस में फायदा उठाया है और मैंने भी ट्रीट किए हैं अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इधर सिरा दक्षिण बाहु से या फिर जलौकावचरण स्थानिक मैग्नेटिक पॉइंट पर। अस्थि विदृधि यानी कि विदृधि अस्थि में होना। तो ये जैसे मैंने फीमर की केस बताई उस प्रकार से कुछ मरीज होते हैं। एक मेरे पास कोल्हापुर की एक लड़की आई थी, 24-25 बरस की थी, टिबिया में कैंसर हुआ था, ऑस्टियोसार्कोमा। वहाँ पे जहाँ पे एडमिट थी अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर का कहना था कि तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए, फिर ऑपरेशन करेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो मैंने से कहा कि कम से कम पहले स्कैन तो करो, पेट स्कैन तो करो, कहीं दूसरी जगह फैला है ऐसा इस प्रकार से देखो। वो मानने के लिए तैयार नहीं था डॉक्टर। उसका कहना था कि बस मैं ऑपरेशन कर लूं, मेरे पैसे निकाल दूं, फिर आगे क्या करना है देखेंगे इस प्रकार। नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं होगा, 2 दिन में पेट स्कैन का रिपोर्ट आ जाएगा, अगर दूसरी जगह फैल गया है तो ये ऑपरेशन करने से कुछ फायदा ही नहीं है इस प्रकार से। तो फिर पिता ने बात मान ली उसकी मेरी, और पुणे में आए, पेट स्कैन करवाया। पेट स्कैन में पता चला कि दूसरी कहीं जगह नहीं है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन किया जाता है वो स्क्रैपिंग करते हैं कैंसर का और फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, ये इस्चियल ट्यूबरोसिट बोन लेकर, इस्चियल बोन को लेकर इस प्रकार से। तो संयोग से वो
जानु संधि के बिल्कुल नजदीक था और नी रिप्लेसमेंट पॉसिबल थी तो मैंने कहा कि बेटर गो फॉर नी रिप्लेसमेंट, डोंट गो फॉर स्क्रैपिंग ऑफ द बोन तो ऑर्थोपेडिक सर्जन मान नहीं रहा था। वो बोलता है नहीं, इसमें नी रिप्लेसमेंट नहीं करते, यहाँ तो स्क्रैपिंग ही करते हैं। मैंने कहा स्क्रैपिंग करते हैं तो आप डिस्टर्ब करते हो उस टिश्यू को और ये फिर से बढ़ता है। और मैंने मरीज देखे थे इस प्रकार से, स्क्रैपिंग करने के बाद एक बरस में ही रिकरेंस हो गया और फिर सभी जगह फैल गया और मृत्यु हो गई। लेकिन वो सर्जन ने माना नहीं, वो केस मेरे पास भी टिकी नहीं, वो सर्जन के पास चली गई, आगे क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने वाले बहुत लोग कम होते हैं। और एक हमारे पास ऐसे एक 92 बरस की वृद्धा थी, रेक्टल प्रोलैप्स था काफी मात्रा में था। फिर एक बार इमरजेंसी के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने कैसे तो करके उसको अंदर ढकेल दिया, वो अंदर जा नहीं रहा था इस प्रकार से। तो सर्जन का कहना था कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तो बहनों वह है तो ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा, वो सहन कर पाएगी नहीं पाएगी, ये सभी मुद्दे थे। तो मैंने सुझाव दिया कि आप, और इसमें सक्सेस रेट क्या रहेगा ये भी मालूम नहीं इस प्रकार से, मैंने सुझाव दिया बेटर गो फॉर कोलोस्टमी। तो कोलोस्टमी रेक्टल कैंसर में करते हैं, तो मुझे बोलने लगे कि कोलोस्टमी कहाँ करेंगे, यहाँ तो कैंसर का कोई संबंध नहीं है हमारा मकसद क्या है, वो मल अपने आप बाहर निकल आए। और प्रोलैप्स की जो बात है उसके बारे में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अलग बात है, प्रोलैप्स को कुछ नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है बहुत। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए वैसे कोलोस्टोमी ज्यादा आसान थी इसमें क्या सिर्फ एक बैग बाहर रहेगी। फिर कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये सर्जन का ये उसके बाद में 1 बरस के बाद उसकी डेथ हो गई उस समय में वो प्रॉब्लम मिट गया और फिर से दोहराए नहीं कि प्रोलैप्स ऐसा ही रहा, ऐसा नहीं हुआ इस प्रकार से लेकिन कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि ये सोचते ही नहीं है कि हमारा मकसद क्या है और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी दिमाग को चलाना है। लेकिन बस अगर यह है तो एंटीबायोटिक देते रहने हैं, इधर है इस प्रकार से। मेरा सुझाव है कि सभी आयुर्वेद अस्पतालों में सर्जिकल वार्ड है और वो पूरा एलोपैथी के जरिए ही चलाया जाता है, कुछ भी आयुर्वेद नहीं है उसमें। तो कम से कम परहेज के बारे में रुग्णों को बताएंगे तो हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा आयुर्वेद के अस्पताल में जो सर्जरी होती है वो सुश्रुत के अनुसार षष्ठी उपक्रम जो है उसके आधार पर अगर की जाती है तो हम पूरी दुनिया दुनिया को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से करने हैं। विशेषतः जो रक्षा विधान वगैरह जो बातें बताई गई है, धूपन होना चाहिए, जैसे सस्तिकागार में रेगुलरली धूपन होना चाहिए, उस प्रकार के शल्य तंत्र के वार्ड में सुबह शाम धूपन होना जरूरी इस प्रकार का है। परहेज के बारे में बताना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। वो एलोपैथी में एंटीबायोटिक देते, कुछ भी खाओ कहते, वैसे हमारे यहाँ लोग भी ऐसा ही बताते हैं, ये तो मूर्खता है। तो विद्रजी शल्य तंत्र का विषय है अगर बहुत एडवांस्ड है तो, लेकिन आदौ विमलापनं कुर्यात्, द्वितीयम् अवसेचनम, तृतीयम् उपनाहं तु, चतुर्थीम पाटन क्रियाम। पाटन क्रिया तो चतुर्थी है तो पहले सब क्रियाएं किसको करनी है, और जिसमें सर्जरी करने की आवश्यकता है उसमें भी दवा दे सकते हैं, ऐसा सुश्रुताचार्य का कहना है। लेकिन जो मेडिकल केसेस है उनमें सर्जरी कभी नहीं करनी है, ऐसा उनका कहना है। आज बराबर उल्टा व्यवहार चल रहा है, मेडिसिन का अपयश है इसके लिए सर्जरी एडवांस हो रही है।
नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, जैसे भी ट्रांसप्लांट सर्जरी बढ़ रही है, क्योंकि उसको दुरुस्त करने का कोई साधन एलोपैथी में है ही नहीं, कोई तत्वज्ञान है ही नहीं। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी बढ़ रही है और सर्जरी का ये सक्सेस है, उसमें संदेह नहीं, लेकिन मेडिसिन का ये अपयश है और उसके बारे में कोई नहीं बोलता कि ये मेडिसिन का अपयश है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस प्रकार के विद्रोही को ट्रीट कर पाना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और काय चिकित्सकों के पास इसके मरीज कम ही होते हैं। फिर भी मेरा सौभाग्य रहे, मैंने काफी मरीज इस प्रकार के देखे हैं, अपेंडिसाइटिस पे भी देखे हैं, अस्थि विद्रोही जैसे भी देखे हैं, ऑस्टियोसार्कोमा भी देखे हैं। तो और लिवर एब्सेस जैसे भी देखे हैं। तो हमें कैसे आगे जाना है इस प्रकार के विद्रोही के मरीजों में, इसके बारे में काफी बहस करनी पड़ेगी और भली भांति इसके बारे में आगे सोचना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, आज यहीं पे फिर से रुकते हैं। सोमवार से रेगुलरली पुणे में जब रहूंगा तब आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सोमवार को फिर से मिलेंगे।